Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to talk about very interesting topic which is about the pledge, India's pledge towards reducing its global emission to a state where the global greenhouse gas emission reduced to the total absorption, right? तो इतने कम कर दिए जाएंगे एमिशन कि वो लगातार लगभग बराबर हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन के, राइट? तो एनवायरनमेंट जितना एब्जॉर्ब करता है उतने ही एमिशन आप कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड द नेट जीरो एमिशन स्टेट, राइट? नेट जीरो एमिशन स्टेट को मैं फिर से एक बार समझा देता हूं. यहां पर एनवायरनमेंट के थ्रू लाइक नेचुरली और आर्टिफिशियली आप जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो केवल उतना ही आप एमिट कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड नेट जीरो स्टेट ऑफ एमिशन. अब नेट जीरो एमिशन स्टेट को अचीव कैसे किया जा सकता है? इसके दो तरीके हैं. आप एमिशन को ही कम कर दो. दूसरा तरीका क्या है कि आप जो एब्जॉर्प्शन लिमिट है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, नेचुरली और आर्टिफिशियली उसको बढ़ा दो. तो ये दो तरीके हैं नेट जीरो एमिशन स्टेट को अचीव करने के, राइट? तो इंडिया हियर प्लेजेस टू गेट टू नेट जीरो बाय 2070. सो हियर इज एन अनाउंसमेंट. We are coming up with a new course, with a new batch for GS Foundation Plus Advanced 2024, where we'll teach you the GS and we'll teach you the NCERT as well. There will be a 6 days a week class for GS. कभी कभी हम संडे को भी बुला सकते हैं आपको. उसके अलावा NCERT की भी क्लासेस होंगी 4 days a week, राइट? और उसमें आपको थ्रू आउट NCERT के कंपाइलेशन के थ्रू पढ़ाया जाएगा. और इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आप सभी के लिए. दिस इज एन एक्सक्लूसिव ऑफर जहां पर आपको मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा. और उस मेंटोरशिप गाइडेंस में फॉर एवरी 10 स्टूडेंट्स देयर विल बी अ मेंटोर हु विल बी टीचिंग यू, हु विल बी गिविंग यू ऑल द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, राइट? जो भी आप फेस करते हैं रिगार्डिंग सिलेबस की, सिलेबस में बहुत कम दिया हुआ है, उसको पूरा देखें कैसे, उसको सेग्रीगेट कैसे करें, कौन से टॉपिक किस में आता है, कितना पढ़ना जरूरी है, क्या छोड़ना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाएगा. बिकॉज दिस यूपीएससी प्रिपरेशन हैज बिकम डिफिकल्ट, तो उसी हिसाब से हम भी एक एडवांसमेंट ले रहे हैं और आपके लिए नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं. सो वी विल प्रोवाइड यू दिस पैकेज ओनली इन 21,499 रुपीज प्लस जीएसटी, which you can pay in 11 EMIs as well. So it is a very good offer. Do join, and if you want to join you can call on these numbers which are given on the screen here, right? So India wants to achieve the net zero by 2070. Why is it so important for India? Why not Russia doing it? तो इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया कैन फेस अ सी लेवल राइज प्रॉब्लम, इंडिया कैन फेस अ मेजर फ्लडिंग प्रॉब्लम. बिकॉज अगर हिमालयाज में ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं बहुत स्पीडली तो इंडिया को बहुत ज्यादा फ्लड्स फेस करने पड़ेंगे. उसके अलावा जब सी लेवल राइज करेगा तो इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स विल बी इन ट्रबल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन कंट्रीज एमिशंस आर कंपेंसेटेड बाय इट्स एब्जॉर्प्शन लिमिट और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नेट जीरो स्टेट. इसके लिए इंडिया ने पेरिस में दो तरीके के INDCs बताए थे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसमें पहला था कि इंडिया विल रिड्यूस इट्स पर यूनिट जीडीपी एमिशन 33 to 35%, जिसको इंडिया ने रिवाइज किया है और इंडिया ने बोला है कि हम 45% तक उसको कम करेंगे, राइट? उसके अलावा एक और था जिसमें कि 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अब्जॉर्प्शन है उसके लिए हम एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन कैंपेन चलाएंगे, जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर इंडिया में चल रही है. उसके लिए कैंपा प्रोग्राम पढ़ना जरूरी है, कैफ एक्ट पढ़ना जरूरी है, उसको जरूर पढ़िएगा. देयर इज अ वीडियो फॉर कैंपा एंड कैफ एज वेल, उसको जरूर देखिएगा. इट इज डन थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एज वेल एज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, जिसमें कि कार्बन कैप्चर किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और किसी एक ऐसी जगह पर जाकर डिपॉजिट कर दिया जाता है जहां से वो एटमॉस्फेयर में उसका आउटगोइंग ना हो सके, राइट? तो यहां पर पंचामृत स्ट्रेटजी, गवर्नमेंट की पंचामृत स्ट्रेटजी है, इंडिया की पंचामृत स्ट्रेटजी है, विच इज टू अचीव नेट जीरो बाय 2070. द फर्स्ट टारगेट इज टू अचीव नेट जीरो बाय 2070. इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी. नॉन फॉसिल मतलब उसमें कोल का यूज नहीं किया जाएगा, वुड का यूज नहीं किया जाएगा, और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इनका यूज नहीं किया जाएगा. इंक्रीज नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी
टू 500 गीगावाट, जिसके लिए इंडिया में कई सारे ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल्स के ऊपर बात चल रही है ऑलरेडी। नेशनल सोलर मिशन उसी के ऊपर चल रहा है, राइट। हाइड्रोजन मिशन भी उसी के ऊपर है। तो मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। सो ये सारे के सारे एक ही दिशा में है। दिस इज कॉल्ड पंचामृत स्ट्रेटजी। द फोर्थ वन इज रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स बाय 2030। 1 बिलियन टन्स तक इसको कम करना है, राइट। तो अगर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने इनिशियली ही बताया। पहला तरीका है एमिशन कम कर दो, दूसरा तरीका है एब्जॉर्प्शन लिमिट बढ़ा दो, राइट। तो एब्जॉर्प्शन लिमिट बढ़ाने का भी एक लिमिट है, उसके अलावा एमिशंस कम करने का भी एक लिमिट है। बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें इकोनॉमिक एलीज डेवलप करने हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग एम्प्लॉयड हो। और वो तभी होगा जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा एनरिच्ड होगा, तभी दे विल पे इनफ टू द पीपल, जिससे कि उनका लाइवलीहुड चल सके, राइट। तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एमएसएमईज को हमें डेवलप करना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा we are pledging to reduce the carbon intensity of the economy per unit GDP प्रोडक्शन के लिए हम 45% reduce करेंगे, right, by less than 45% by 2030. So this is the strategy which is called Panchamrit strategy. अब ये गवर्नमेंट 2070 तक प्रोजेक्ट कर रही है, बट क्या 2070 तक हम वेट करें उसके लिए? नहीं। अभी से हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जितना भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, उसको रीवैम्प करना पड़ेगा, उसको इको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। अदरवाइज 2070 तक भी हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने 2050 तक इसमें कहीं ना कहीं मिटिगेशन नहीं किया, तो वी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इज सो मच डिस्टर्ब्ड, right? India's per capita emissions are relatively low. Why? Because India already बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। क्यों? व्हीकल्स पर। व्हीकल्स पर इतना हैवी टैक्स है, इट्स 28%। तो जब आप लग्जरी व्हीकल्स खरीदते हो तो उसका अलग से टैक्स है। तो इसलिए इतना ज्यादा टैक्स होने की वजह से व्हीकल्स का लेना है, बहुत कम व्हीकल्स लेते हैं लोग। अभी वो लगातार बढ़ने लगा है, बट वी आर स्टिल द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सिंगल एमिटर after America and China. We three, America, China and India, they are called the devils, right? Three Saturns. This goal can only be met with urgent actions in this decade. Why this decade? Because अगर हमने और लेट किया तो क्या होगा? नए प्रोडक्शन यूनिट्स लग जाएंगे, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दौर है, और फिर उसको हटाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो हम उसको हटा नहीं पाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एस्टैब्लिश हो जाएगा, हम उसको फिर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं बना पाएंगे। तो अभी ही जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसी में हम क्या करें? इंसेंटिव्स दें, हम सब्सिडाइज करें, जिससे कि लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मोटिवेट हो सकें, राइट। तो हमें इस तरीके की बिहेवियरल टैक्टिक्स यूज करने होंगे, राइट। हमें सस्ते लोन देने होंगे। जो भी लोग ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप करना चाहते हैं, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा सस्ते से सस्ते लोन देने होंगे। एन ऑर्डरली ट्रांजिशन टू नेट जीरो। व्हाट इज ऑर्डरली ट्रांजिशन? मतलब वी हैव अ गोल फॉर 5 years, वी हैव गोल ऑफ 10 years एंड वी हैव अ गोल ऑफ 25 years, राइट। तो एक ऑर्डरली है, हमारे पास 5 साल में हमें क्या करना है, उसका इंपैक्ट हम 10 साल में देखेंगे, फिर 10 साल में हम जो करेंगे उसका इंपैक्ट हम 25 years में देखेंगे। दिस इज एन ऑर्डरली ट्रांजिशन। कुछ भी ऐसे हाथ पे सरसों उगाने जैसा नहीं है एनवायरनमेंट में। इसको अचीव ही इसलिए नहीं किया जा सका है क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, वो ऐसे लिए जाते थे कि बस आज हो जाए या बस 10 साल बाद करेंगे। अब 10 साल बाद जब करोगे, उसके लिए 2 साल से तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो करोगे। बट उसके लिए कोई भी मिड वे प्रोसेस नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं करते, 10 साल बाद ही देखेंगे उसको। इसीलिए 1972 से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आज 2022 आ चुका है। It's the 50th anniversary. It's the 50th anniversary of Stockholm Conference, और आज तक कोई भी सॉल्यूशन खास नहीं निकल पाया एक्सेप्ट क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस अकॉर्ड। जो भी क्योटो में जो सेकेंड पार्ट था वो अनसक्सेसफुल हो गया, फेलियर हो गया। उसके अलावा पेरिस अकॉर्ड से भी अमेरिका बैक्ड आउट। तो इसलिए
एनवायरनमेंट को लेकर कितने सीरियस हैं हम, ये तो हमारे डिसीजन से और डिसीजन मेकर्स के एटीट्यूड से पता चलता है. सच एन ऑर्डरली फॉर इंडिया इज नॉट जस्ट डिजायरेबल बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी. तो वी हैव टू सेट आउट अ 5-year, 10-year, 25-year नेशनल डीकार्बोनाइजेशन प्लान्स. अब डीकार्बोनाइजेशन प्लान्स में क्या किया जाएगा? अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे सस्टेन. क्योंकि फिर इकोनॉमिक ट्रांजिशन, पूरी तरीके से इकोनॉमी को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना, सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना इज नॉट पॉसिबल. तो आज ही से हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. उसी के लिए स्कीम्स आई हैं, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, राइट. ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चलिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल. जो स्कीम्स मैं लिखता हूं, ये सारी की सारी स्कीम्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करिए, इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करा करिए, जिससे कि ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही मदद करें, राइट. विदाउट decarbonization plans, it is not possible that companies fearful of latter point do not invest. It is possible that companies which will become fearful of the latter point will not invest in any further business. वो जहां पर हैं वहीं पर सेटिस्फैक्टरी तरीके से काम करेंगी, वो आगे इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर देंगे, विच विल हिट आवर इकोनॉमी. जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड विल नेवर कम, राइट. उसके अलावा वी नीड अ लैंड यूज प्लान एज वेल, क्योंकि हमारे पास अमेरिका के बराबर लैंड नहीं है. हमारे पास अमेरिका के बराबर लैंड नहीं है, हमारे पास रशिया के बराबर लैंड नहीं है. तो हमारे पास, वी आर अ लैंड शॉर्ट कंट्री, हमारे पास लैंड शॉर्टेज है, तो हमें उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी. इंडिया वुड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैरन लैंड. बैरन लैंड को हमें कल्टीवेट कर करके उपजाऊ बनाना होगा, जिसमें हम एफॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन कर सकें. उसके लिए भी हमें भाई बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी, राइट. उसके अलावा रिन्यूएबल पावर, अर्बनाइज वर्टिकली, इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फॉरेस्ट डेंसिटी. और इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जीएम क्रॉप्स का यूज करना. They are not water intensive crops, they make soil fertile. तो इसलिए हमें जरूरी है, they make food security very easy, very achievable. तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जीएम क्रॉप्स को भी इंट्रोड्यूस करें, राइट. McKinsey estimates that renewable power and forest carbon sinks need 18 million additional hectares of land. Where is that land? There is no land for these carbon sinks and all of that. तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी नई बनानी पड़ेगी. वर्टिकल अर्बनाइजेशन करना होगा, मतलब हमें बहुत ज्यादा जगह घेरने वाले फ्लैट्स, बंगलोज, ये सब छोड़ने होंगे. हमें फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रहना होगा, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा जगह छोड़ सकें कार्बन सिंक बनाने के लिए. उसके अलावा हमें कार्बन मार्केट के कंप्लायंसेस को भी मीट करना होगा टू एक्सिलरेट एमिशन रिडक्शन. लाइक स्टील लाइक सेक्टर, स्टील में क्या होता है, बहुत हैवी एमिशन होता है. स्टील मेल्टिंग, आयरन की मेल्टिंग होती है, तो आयरन की मेल्टिंग करवाने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी. उसके लिए ही हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, वेरी हाई क्वालिटी कोल. कौन सा कोल? कार्बोनिफेरस का कोल, एंथ्रासाइट कोल. वो हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा. और उसमें होती है बहुत हैवी एमिशन. एमिशन की वजह से बहुत गैसेस निकलती हैं, तो हमें कार्बन मार्केट के कंप्लायंसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा, विच विल कॉस्ट अस अ लॉट, बट उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है. With the price on carbon emissions more expensive, green steel will become competitive against high emission steel, right? तो green, there will be a green steel जो कि competitive बन जाएगी. फिर इंडिया का सोलर एनर्जी, नेशनल सोलर मिशन के ऊपर मैं कई बार आपको बता चुका हूं. There are rooftop related strategies, अभी floating solar panels, ठीक है. तो अगर इंडिया का ये जो टारगेट है 500 गीगावाट का, 175 गीगावाट कैपेसिटी का टारगेट इंडिया ने अचीव कर लिया है. 500 गीगावाट का जो टारगेट है बाय 2030, अगर ये ओवरऑल ऑल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल्स नहीं भी हो पाते हैं, तो हमें सोलर एनर्जी का जो मिशन है उसको कंटिन्यू करना है और इसको अचीव करना है 2030 तक, राइट. इन रिन्यूएबल पावर, द राइट पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज built in the last decade are providing India with the base to scale up 4 to 5 times in the next decade. तो अभी तक जो राइट डिसीजंस लिए गए हैं, अभी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनाई गई है, उसके हिसाब से इंडिया 4 से 5 गुना तरक्की कर सकता है इस सेक्टर में आने वाले डिकेड में. तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और हमें उसके लिए डिटरमिन्ड भी रहना चाहिए. व्हाट इज हाइड्रोजन एनर्जी? हाइड्रोजन एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन
ब्लू हाइड्रोजन, उसके अलावा ग्रे हाइड्रोजन, तो ये सारे तरीके के हाइड्रोजन हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन एज वेल, अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। व्हाट इज दैट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाएगा, वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट किया जाएगा, सो इट इज रिन्यूएबल एज वेल, जितना चाहे उतना वाटर से हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज अदर एडवांटेजेस, फॉर एग्जांपल इट्स हाई टैक्सेशन ऑन ऑटोमोटिव फ्यूल्स ट्रांसलेट्स इनटू इंप्यूटेड कार्बन टैक्स, ये कार्बन टैक्स की तरह है, राइट? व्हीकल्स पर जो इतना हाई टैक्स हम लगाते हैं। उसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा काम यह है कि ये रिन्यूएबल है, उसके साथ ही साथ अगर हम इस ऑल्टरनेटिव फ्यूल को, इसकी टेक्नोलॉजी को, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को अगर हम डेवलप कर ले जाते हैं, वी कैन एक्सपोर्ट एनर्जी एज वेल। तो एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री विल बिकम एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करें, और कम से कम अगर एक्सपोर्ट ना करें तो हम एनर्जी सफिशिएंट कंट्री थ्रू तो जरूर बन जाए। यहां पर क्या क्या जरूरी है? यहां पर जरूरी है द विजन। फर्स्ट ऑफ ऑल द विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज विजन एंड देयर शुड बी रियलिज्म एज वेल। रियलिज्म का मतलब होता है टू मेक एक्शन, टू टेक एक्शन। तो रियलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म या डिटर्मिनेशन, देयर हैज टू बी द डिटर्मिनेशन टू गेट इट राइट। इसको सही करना ही है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके अलावा एंड द सेंस ऑफ अर्जेंसी, हमें पता है द क्लाइमेट चेंज इज मेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस। तो उसके लिए देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वी शुड टेक इट एज एन इमरजेंसी, और उसको प्रोटोकॉल लेवल पर हमें करना चाहिए। इंडिया मस्ट सेट एन एग्जांपल बाय बैलेंसिंग एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट गोल्स। देयर इज अ मंत्र ऑफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ना कि एनवायरनमेंट के लिए डेट्रीमेंटल हो। उसके अलावा हमारी जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही हैं, और उन एनर्जी डिमांड्स को हम मिटिगेट, उनको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट इज कॉस्टिंग अस अ लॉट, हमें डॉलर्स देने पड़ते हैं, और उसकी वजह से डॉलर्स का जब भी वैल्यू बढ़ता है तो हमें बहुत ज्यादा फॉरेक्स एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी जो कॉस्ट पर, जो हमारी जो एनर्जी पर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो जाएगी। वी विल अचीव एनर्जी सिक्योरिटी, वी विल अचीव इकोलॉजिकल बैलेंस, और उससे क्या होगा? हम ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सकते हैं एज एन इकोनॉमी, एज अ कंट्री। सो everyone knows that climate change is the biggest challenge for us for next 50 years. So how to deal with it, how to come out with some solution with it, right? तो उसके ऊपर लगातार हम डिस्कशन करते रहेंगे। जैसे जैसे न्यूज आर्टिकल्स आते हैं मैं आपके पास नए नए और भी ज्यादा सेशंस लेकर आता रहूंगा। These sessions will be very educative for you. Thank you so much for today.